डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज चर्चा कर रहे हैं CGDI। आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। उसके 3 वर्ष के या 3 इयर्स के पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेनेशन और कुछ गेस भी, जिस पे को मैं बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता हूं। मैं हर साल कोशिश करता हूं कि सेमेस्टर एग्जाम के पहले इसको जारी करूं। आपको पता है सेमेस्टर एग्जाम लेट से हो रहे हैं, अभी DU के और कुछ यूनिवर्सिटीज के, और अभी SOL और IGNOU के होने शायद बाकी हैं। तो ये नया 2022 एडिशन है। और यदि आप दूसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट CBCS 3 इयर्स, तो आप भरोसा रखिए कि हर सेमेस्टर एग्जाम के पहले आपको ये 3 ईयर एनालिसिस जो सबसे पॉपुलर है पॉल साइंस हेल्थ चैनल की, वो आपको मिलेगा, लेकिन जस्ट बिफोर द एग्जाम। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग 3 इयर्स पेपर CGDI 2021, 2020 एंड 2019। लेट अस बिगिन। सबसे पहले सिलेबस देखिए, ये पिछले साल रिवाइज हुई है। मैंने CBCS सिलेबस ली है जो DU एंड अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉलो होती है। अब यही जो है SOL में एग्जैक्ट फॉलो होती है, और IGNOU में भी। इसके अलावा कई अन्य यूनिवर्सिटीज में भी कमोबेश यही सिलेबस है। इसमें फर्स्ट पार्ट देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसकी फिलॉसफी क्या है, प्रीएम्बल कैसे फिलॉसफी को कंटेन करता है, और फीचर्स क्या है। फीचर और फिलॉसफी एक जैसे चीज है, फिलॉसफी से ही फीचर्स निकलते हैं। जैसे कि फिलॉसफी है कि पावर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए, तो उसकी फीचर फेडरलिज्म में बदल जाती है। स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए फिलॉसफी है, तो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म में फीचर बदल जाती है। उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो पहले भी थे। इस बार एक नया है डिबेट ऑन सिटीजनशिप, जिसपे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपको पता है कि जब CA आंदोलन पूरे इंडिया में हुआ, तब ध्यान सभी का गया कि सिटीजनशिप कितना इमोटिव इशू है, लोग कितने इमोशनल हो जाते हैं। और यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है सिटीजनशिप एक बहुत ही हीटेड डिबेट वाली इशू बन गई है। अब जो सेकेंड पोर्शन है वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की है। इसमें आपको पता है कि किसी भी मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक स्टेट होता है, उसके 3 ऑर्गन होते हैं। लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उस जनरल कानून को, जनरल लॉ को पर्टिकुलर केसेस में इंप्लीमेंट करती है, और जुडिशरी जो उस लॉ को इंटरप्रेट करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है कि नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में या इवन डेमोक्रेसी में आप कह लीजिए, जुडिशरी का एक और काम होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह का गार्जियन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होता है उसकी बड़ी अहम भूमिका होती है। जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए आइडियली। तो लेजिस्लेचर है पावर एंड फंक्शन पार्लियामेंट की क्या है। डिबेट ऑन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, ये जो वायलेट कलर से मैंने दिया है, ये सब नए टॉपिक हैं। रिप्रेजेंटेशन बहुत बदल रहा है, जैसे जैसे चुनाव की गणित बदलती है। बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स, बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स, सबअल्टर्न पॉलिटिक्स, वैसे वैसे जो लोग चुन के आते हैं उनका मेकअप बदलता है। यदि आप 1950s के पार्लियामेंट को देखिए, तो उसमें अधिकतर बैरिस्टर, लॉयर, इलीट्स क्लास के लोग, जमींदार, इस टाइप के लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवार जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे। अभी यदि आप देखेंगे तो जो डाउन टू अर्थ, जो अर्दी लोग हैं, जो किसान नेता हैं, जो मजदूर नेता हैं, जो दलित नेता हैं, जो बैकवर्ड कास्ट नेता हैं, वो आते हैं, जो कि जमीन की राजनीति करके आते हैं, जिनका मास मतलब उनकी बेस है पॉलिटिक्स में। तो बहुत रिप्रेजेंटेशन जो है बदल रहा है, उससे पार्लियामेंट की डिबेट का स्वरूप भी बदल रहा है। पार्लियामेंट के जो कन्वेंशन है, जो एक कर्टसी है, उस पे भी जो है उसका असर पड़ता है। एग्जीक्यूटिव जो है उसमें आपको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में बेसिकली पढ़नी है, जो सेंटर में होते हैं। आपको पता है प्रेसिडेंट इंडिया का जो है एक तरह का नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होता है, जैसे कि क्वीन या किंग ऑफ इंग्लैंड होते हैं, मोनार्की। वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और वो एक तरह उनके नाम से पूरी शासन चलती है, उनके पास में कोई खास पावर होती नहीं है। वो एक सेरेमोनियल पोस्ट है। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पूरी कुंजी होती है, क्योंकि हम आर्टिकल 74(1) जो है वो बांध देता है प्रेसिडेंट को। वो ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसके एड एंड एडवाइस से ही प्रेसिडेंट अपना निर्णय लेगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो निर्माता होता है, जो उसका निर्देशक होता है, जो उसको बनाता है, जो उसको खत्म भी कर सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ही इज द सोल होल एंड सोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर एक तरह से शासन जो है प्रेसिडेंट के बिहाफ में पूरे कंट्री में चलाता है। जुडिशरी जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों से इंडिपेंडेंट है, इसका काफी महत्व है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट भी करता है, गार्जियन भी है। इसके अलावा ये लॉ को इंटरप्रेट
करता है। अपॉइंटमेंट जो जजेस के होते हैं उस पर भी अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम है जिसपे काफी क्वेश्चन उठता है। गवर्नमेंट ने और पार्लियामेंट ने कोशिश किया था एनजीएसी बिल ला करके उसको एक कमीशन के थ्रू जजेस का अपॉइंटमेंट करने का, जिसको कि बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे जुडिशरी ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। इसके अलावा पावर एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट इस बार जोड़ी गई है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। तो ये सब मैंने एग्जाम गाइड में काफी आपको मैं यहाँ बता दूं कि एक एग्जाम गाइड आज ही हमने रिलीज किया है जो कि फुल्ली अपडेटेड वर्जन है पुराने एग्जाम गाइड का, और मुझे पूरा विश्वास है कि उससे अच्छी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। ये मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट है, आप भी जानते हैं। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आगे मैं लिंक दूंगा। देन फिर फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में आपको जानना है। सेंटर स्टेट के रिलेशन, जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे एसिमेट्रिकल रिलेशन है। कहने को इंडिया फेडरल है लेकिन एक तरह का क्वाज़ाई फेडरल है जहाँ के सेंटर बहुत स्ट्रांग है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन इस तरह का है कि सेंटर को अधिक से अधिक पावर है, नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पावर बट फिजिकल पावर भी, मतलब टैक्स लगाने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर भी जो है सेंटर को विस स्टेट काफी ज्यादा है। डिसेंट्रलाइजेशन की कोशिश जो है वो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देके की गई 73rd एंड 74th अमेंडमेंट को। उसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि उसकी कमजोरी क्या रही, कैसे वो इंप्लीमेंट हुआ और उसके क्या मतलब क्रिटिकल व्यू आपको लेनी है। फाइनली जो है एक नया पूरा चैप्टर जोड़ा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इसमें इमरजेंसी प्रोविजन है और प्रेसिडेंट कैसे डिफरेंट इमरजेंसी प्रोविजन को यूज करके इमरजेंसी को प्रोक्लेम करता है, और उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, कब तक वो 10 ईयर मतलब कितने समय तक रह सकता है, और उस समय में सेंटर स्टेट का रिलेशन कैसे बदल जाता है। इमरजेंसी होने पे जो है एक तरह समझिए कि पूरा का पूरा यूनिटरी स्टेट इंडिया बन जाता है। स्टेट की पावर सभी तरह की पावर लगभग खत्म हो जाती है, लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। इसका एक तरह से मिसयूज भी हुआ है। आपको पता है आर्टिकल 356 जो स्टेट इमरजेंसी है वो सैकड़ों बार लगाए गए हैं, जिसको कि एक समय में अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि ये डेड लेटर होगा, मतलब इसको कभी जो है कोई निकालेगा नहीं, ऐसे ही नाम मात्र का होगा। लेकिन उनका जो ये विश्वास था उसको बार बार तोड़ा गया, और उसको पॉलिटिकल फायदे के लिए हर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको मिसयूज किया। बाद में उस पर थोड़ी अंकुश लगी एसआर बोम्मई केस के बाद, तो थोड़ी बहुत उसमें रुकी। इसके अलावा इंदिरा गांधी के टाइम में जो इमरजेंसी लगी थी उसको भी कई लोग मिसयूज कहते हैं कि वो भी गलत लगा दिया गया था, और वो भी एक तरह से डेमोक्रेसी को डाइल्यूट करने का था। इसके अलावा इमरजेंसी जो है 1962 में लगी थी जब चाइना के साथ वॉर हुआ था, 71 में लगी थी जब बांग्लादेश वॉर हुआ था, वो सब तो जस्टिफाइड है, वो तो लगना चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो तीसरी इमरजेंसी वो अभी तक कभी लगी नहीं है। फॉर्चुनेटली पैंडेमिक के टाइम में हो सकता था ऐसी आशा हो जाती थी कि मतलब आशंका थी, आशा नहीं। प्रिवेंटिव डिटेंशन और नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है बहुत ही ये भी बहुत ही हीटेड डिबेट वाली लॉ है। अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो है आर्मी के हाथों गलती से कुछ सिविलियन की मौत हो जाती है। कई जगह ऐसा माना जाता है कि आर्मी जो है नेशनल सिक्योरिटी लॉ के गाब में जो है थोड़ा एक्सेसेस कर डालती है। तो वो और देश की सुरक्षा के लिए क्या ये जरूरी है, कितना जरूरी है, इस पे काफी बहस होती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि आपको किसी जुर्म की सजा नहीं मिल रही है, सरकार ये सोचते हुए कि आप नियर फ्यूचर में कोई क्राइम करने वाले हैं आपको बिना किसी आरोप के जेल में बंद कर सकते हैं। इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, मतलब एक तरह से सुरक्षा के लिए आपको बंद कर देना। ये एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है। आपको पता है रॉलेट एक्ट यही था, उसके अगेंस्ट में जालियांवाला बाग कांड तक हो गया था। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में भी इसकी जरूरत है। ये एक त्रासदी है क्योंकि हम इनसिक्योर नेशन है, चारों तरफ से हम पे खतरा है। तो कई लोग इसको जस्टिफाइड मानते हैं, कई लोग इसको एक्सेसेस मानते हैं। इस पे डिबेट जो है वो एग्जाम गाइड में मैंने कवर किया है। सो दिस इज द इन डिटेल द सीबीसीएस सिलेबस। इतना डिटेल में मैंने इसलिए कहा कि इससे आपको एक ओवरव्यू मिलता है। अब यदि आप देखें कि ओपन बुक इस बार भी टेस्ट होगी, हो सकता है मई से जो एग्जाम हो वो नॉर्मल ऑफलाइन एग्जाम हो। इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, नोट्स नहीं पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं ट्विस्टेड ऑफ बीट होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आप किताब खोल के लिख रहे हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछते हैं। घुमा के जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब सीधा देना है, आपको नोट को खोलना है और सीधा जवाब देना है। ये मैंने कई बार आपको सिखाया है कि उसका मायने क्या होता है। क्वेश्चन कितना भी ट्विस्टेड हो आप उसका जवाब सीधा बना सकते हैं। मोर फोकस ऑन इंट्रोडक्टरी टॉपिक और थीम, जो शुरू के टॉपिक है इसमें फिलॉसफी और एंड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल में कैसे वो निहित है, डिबेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, इससे आपको ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। इसका जो तरीका मैं हमेशा बोलता हूं कि जो पॉल साइंस हेल्प के जो वीडियोज है, मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको 5-6 बार देखिए। 6-7 बार एग्जाम गाइड को देखिए जो मैंने आज ही अपडेटेड रिलीज किया है। एक्सटेंसिव स्टडी अपनाइए क्योंकि इसमें आपको चॉइस ज्यादा नहीं होता है, 6 में 4 क्वेश्चन करने होते हैं। कोई टॉपिक को छोड़िए। मैं एक्सटेंसिव का मतलब ये होता है कि ज्यादा
टॉपिक को कवर कीजिए, किसी को छोड़िए मत। इंटेंसिव होता है कम टॉपिक लीजिए, सेलेक्टिव है उसको खूब डीप में पढ़िए। इसमें सब टॉपिक को पढ़िए, कम कम भी चाहे तो। एंड यहां से आप इस गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं, नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। चलिए अब हम लोग आगे, और कोई यदि प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल करें। यूट्यूब के चैनल पे कमेंट ना लिखें, उससे कोई फायदा होगा नहीं। मेल आईडी जो है लास्ट स्लाइड में दी गई है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो फिलॉसफी, प्रीएम्बल एंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डिबेट ऑन सिटीजनशिप। इस पे देखिए 2019 में क्वेश्चन है, इलुसिडेट। इलुसिडेट का मतलब एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें। इलुसिडेट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसा मैंने आपको बताया कि फीचर जो है वो फिलॉसफी से निकलती है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर है कि रिटन है, बहुत लंबा है, इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब उसके फीचर है। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस तरह के जितने भी आप फीचर सोच सकते हैं। जुडिशरी इंटीग्रेटेड है एंड ऑल, कैबिनेट सिस्टम है, प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल हेड होता है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, बाई कैमेरियल जो है हमारा लेजिस्लेचर है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ऑल काइंड ऑफ, ये सब उसके फीचर्स हैं। डज द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट दिस फीचर्स? प्रियम्बल जो एक तरह का आत्मा है, एक तरह की विजन है, एक तरह का निचोड़ है, तो यस वो फीचर्स को जो है वो अपने आप में समाहित करती है। फिलॉसफी को भी, ये मैंने एग्जाम गाइड में काफी इसको डिटेल में लिखा है, आप उसको रेफर वहां कर सकते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो आप समझ सकते हैं उसी ने बनाया है, तो उसका रोल तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको भी मैंने जो है टैकल करने की कोशिश की है। लेकिन ये थोड़ा ऑफ बीट क्वेश्चन है, क्योंकि रोल ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसको थोड़ा कंस्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट को आपको देना चाहिए, इसलिए इस बार मैंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट पे पूरा एक क्वेश्चन फ्रेम किया, उसको यहाँ पे आप लागू कर सकते हैं। 2021 में डिस्कस, दो क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइंड इन द प्रेम्बल। अगेन वही बात है कि क्या प्रेम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आइडियल विजन इंश्राइंड है? यस। फॉर्मुलेट योर आंसर इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। जैसा मैंने कहा, इस क्वेश्चन को ही देख के, इन दोनों क्वेश्चन को मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेजर डिबेट थे उसको इस नए गाइड में समाहित किया है। डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। मेन प्रोविजन जब होता है तो उसमें जो 4 तरह से जो सिटीजनशिप आप एक्वायर कर सकते हैं उसके बारे में ही बेसिकली लिखना है। व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी डिबेट ऑन द सिटीजनशिप इन इंडिया? कंटेम्प्रेरी डिबेट जो है वो सीए के आलोक में आप कह सकते हैं कि कैसे जो है उससे लोग डिबेट करते हैं कि किसको सिटीजनशिप मिलना चाहिए, फॉरेनर को क्या मिलना चाहिए, क्या वो रिलीजन के बेसिस पे विभाजित हो सकती है कि यदि आप इस रिलीजन के हो तभी आपको फॉरेन कंट्री से आने पे मिलेगी। इस पे भी डिबेट हुआ है। इस पे भी डिबेट हुआ है कि सिटीजन और नॉन सिटीजन के बीच में कितना फर्क रखा जाए। इस पे भी डिबेट हुई है कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है और प्रवासी भारतीय, क्या उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाए, डुअल सिटीजन। ये सारे इशू जो है वो सिटीजनशिप पे डिस्कशन होते हैं। और अभी के ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में जहां कि आप किसी भी कंट्री के सिटीजन बन सकते हैं बहुत आसानी से, और लाखों लाख मिलियंस ऑफ इंडियन जो है दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, वहां पे ये इशू और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकेंड टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड एक्टिव प्रिंसिपल। 2019 में क्वेश्चन है, डिस्कस फंडामेंटल राइट विद स्पेशल रेफरेंस टू राइट टू इक्वलिटी एंड लिबर्टी इंडियन। ये बहुत रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है, ये मैंने जो है एग्जाम गाइड में डील किया है। 2020 में क्वेश्चन एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पे आपको समझना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूं कि डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्चुअली सोशियो इकोनॉमिक राइट थी, इकोनॉमिक राइट, और वही सब्सटेंशियल राइट थी, वो पॉजिटिव राइट थी। फंडामेंटल राइट लिबरल डेमोक्रेसी से निकलता है या लिबरल डॉक्ट्राइन से निकलता है। निगेटिव राइट है जिसमें स्टेट को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो सिविल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल राइट्स आपको देता है, पॉलिटिकल फ्रीडम देता है। लेकिन जो एक्चुअल राइट है, जो सोशियो इकोनॉमिक, जो आपके सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है, जो इकोनॉमिक राइट से जुड़ा हुआ है, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इस टाइप की जो चीजें हैं वो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में थी। एक्चुअली यदि उसको फंडामेंटल राइट बनाया जाता तो हमारा भाग्य बदल जाता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितनी रिसोर्सेज चाहिए वो इस गरीब कंट्री के लिए संभव नहीं है। इसलिए उसको रखा गया नॉन जस्टिफिएबल की जैसे जैसे स्टेट को ताकत होगी वैसे वैसे डीपीएसपी में से निकाल करके फंडामेंटल राइट दिया जाएगा, और वो कोर्ट भी देती चली जा रही है। आज के समय में राइट टू शेल्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ऑफ कोर्स 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड, वो फंडामेंटल राइट बदल चुका है, जो कि एक समय में डीपीएसपी के अंदर में था। 2021 में इस पे क्वेश्चन नहीं है, तो इस बार इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का रिलेशन कैसा है। और इस पे, क्योंकि ये इसलिए पूछा जाता है और ये भी कहा जाता है एक्सप्लेन करने की, क्या फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब कंप्लीमेंट्री हैं।
या कोई एक दूसरे के ऊपर है। तो एक्चुअली दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है, एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। एक समय में ऐसा था कि जब शुरू में इंडिया आजाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, तो कोर्ट ने एक लीगलिस्टिक व्यू ले लिया था कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से ऊपर हैं क्योंकि ये जस्टिसिएबल हैं। लेकिन बाद में उन्हें भी रियलाइज हुआ कि नहीं, असली राइट्स जो हैं डीपीएसपी हैं। तो आज के समय में दोनों जो है बराबर हैं। आज के समय में आपको ये भी जानना चाहिए कि डीपीएसपी का जो एक आर्टिकल है 39, जो कि है कि कॉमन ओनरशिप होगा मोड ऑफ प्रोडक्शन का, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा, जिसको आर्टिकल 39B(c) बोलते हैं, जो डीपीएसपी के अंदर है, उसको प्रश्रय, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है फंडामेंटल राइट 14 और 19 के ऊपर। 14 है राइट टू इक्वलिटी और 19 है राइट टू फ्रीडम। तो एक तरह से जो है कुछ जो डीपीएसपी है उसको फंडामेंटल राइट से भी ऊपर रखा गया है, लेकिन इन जनरल दोनों जो है एक सेम प्लेटफॉर्म पे रखे जाते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो लेजिस्लेचर है उसमें पार्लियामेंट से क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कैसे उसका मेकअप बदल रहा है, कैसे अब जो है गरीब गुरुआ रूरल एरियाज में ज्यादा वोट करते हैं शहरी मिडिल क्लास से। तो उससे क्या होगा, उनके नेता भी उस तरह से आते हैं, उसी तबके से, सबल्टन पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स, बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स। तो वो मेकअप जो है बदल रहा है, उससे पार्लियामेंट का भी जो है चेहरा बदल रहा है। इवेलुएट 2020 में क्वेश्चन है, इवेलुएट द रोल एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा। बहुत आसान क्वेश्चन है। डू यू थिंक, यू कुछ यहाँ ऐसे मान लीजिए, यू थिंक नेचर ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन हैज चेंज। ये तो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, 2021 में इस पे कोई क्वेश्चन नहीं था। हो सकता है इस बार कोई क्वेश्चन हो, उसमें ज्यादा चांस आपको ये होगी इस टाइप के क्वेश्चन की, इसका नेचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसे बदल रहा है, उससे पार्लियामेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट की पावर धीरे धीरे इरोड हो रही है। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेसीज में पार्लियामेंट जो है वो पंचायत है, लेजिस्लेचर है, लेकिन उसकी अहमियत घटती चली जा रही है। उसका कारण ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो चढ़ बैठा है लेजिस्लेचर के ऊपर। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो आपको पता है कि लेजिस्लेचर का ही जो एक पार्ट होता है वो एग्जीक्यूटिव बनता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो लेजिस्लेटिव जो जो लेजिस्लेचर होता है उसमें जो लार्जेस्ट पार्टी होता है उसके सबसे टॉप लीडर होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, कैबिनेट ने यदि कोई फैसला कर लिया कि ये कानून बनेगा, तो लेजिस्लेचर जो है उससे बंधे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर का यदि हुक्म होगा तो कौन उसके पार्टी का मना करेगा। तो ऐसे में एक जो ये पंचायत जो एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी एग्जीक्यूटिव से, वो एक मूक दर्शक बन जाती है। एक तरह का एग्जीक्यूटिव का उस पे ओवर बियरिंग जो है इफेक्ट हो जाता है, और इसके चलते पार्लियामेंट जो है वो चौं चौं पौं पौं कह लीजिए, केवल कुछ कुछ चीजों को उठाने के काम में आते, जैसे यूनाइटेड नेशन हो जाती है। तो ये एक आपको समझना चाहिए, और इसको आप क्रिटिकली एनालाइज भी कर सकते हैं एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। जो एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, उस पर क्वेश्चन है 2019 में, डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। जैसा हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फंक्शनरी है पूरे दुनिया में, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि इतने लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का वो लार्जेस्ट लीडर है, उसके पास में सुप्रीम पावर है। तो ये आपको समझना चाहिए। इवन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उससे ज्यादा पावर है, क्योंकि वहां तो वो सीनेट और कांग्रेस से बंधा हुआ है। इंग्लैंड में भी जो है बहुत सारे कन्वेंशन से बंधा हुआ है, लेकिन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत सुप्रीम पावर होल्ड करता है, बिकॉज इट इज ए न्यू डेमोक्रेसी। बहुत सारे कन्वेंशन जो है प्राइम मिनिस्टर सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए उसके जो पावर है वो एक तरह से अनलिमिटेड है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है। तो ये मैंने एग्जाम गाइड में डिस्कस किया है। यहाँ पे वो एक क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसा मैंने बोला, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी पावर और बहुत ज्यादा हो जाती है प्रेसिडेंशियल पावर से, क्योंकि प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट की पावर है वो लिमिटेड होती है इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर से। वहां पे लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव के पॉकेट में नहीं रहता है, वो जनता डायरेक्टली चुनती है, डायरेक्ट इलेक्शन से चुनती है, जैसे अमेरिका में। तो वो बहुत इफेक्टिव कंट्रोल जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर रख पाता है। वो संभव नहीं हो पाता पार्लियामेंट्री फॉर्म में। पार्लियामेंट्री फॉर्म इसलिए थोड़ा सा एक घाल मेल वाली सिस्टम है, जहां की लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से मिले हुए। यहाँ कन्वेंशन का बहुत रोल है, क्योंकि ये ब्रिटेन से आई है। लेकिन जब आप कन्वेंशन को नहीं मानते हैं तो समझिए कि लेजिस्लेचर जो है वो हेल्पलेस हो जाती है, वो एग्जीक्यूटिव के रहमो करम पे जैसे दिखने लगती है। 2021 में जो है वो कोई इस पे नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, इससे कोई क्वेश्चन नहीं है। इसका कारण यह है कि पहले ही जो थीम था उससे 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे और 6 ही क्वेश्चन पूछने थे।
जुडिशरी यदि देखिए थर्ड ऑर्गन ऑफ द स्टेट, तो 2019 में क्वेश्चन है व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि जुडिशियरी किसी भी कानून जो लेजिस्लेचर बनाती है उसको स्क्रूटनी कर सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या नहीं, और यदि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगेगा तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू है वो इवॉल्व हुई है, और वो जनरली आर्टिकल 13(2) जो है फंडामेंटल राइट के अंदर, उससे वो ड्रॉ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से जुडिशियल रिव्यू का पावर वो बढ़ाते गए हैं जुडिशरी, और यहां तक कि शुरू में जो है वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ डॉक्ट्राइन थी, बाद में वो ड्यू प्रोसेस में बदल गई। मतलब ये केवल कोर्ट नहीं देखती है कि आपने जो कानून बनाया है वो एक सही प्रोसीजर को अडॉप्ट करके बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को, ये भी देखती है कि आपने जो कानून बनाया है उसका मर्म क्या है, उसका इसेंस क्या है, क्या वो जस्ट है कि नहीं, अब उसके अंदर तक घुस जाते हैं, उसको ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्राइन कहते हैं, जो मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनाना शुरू किया। अमेरिका में भी ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्राइन है, तो इससे जुडिशियल रिव्यू बहुत कड़ा हो जाता है। 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 2021 में एक क्वेश्चन था, एग्जामिन द प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन द हायर जुडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डज द कॉलेजियम सिस्टम इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द हायर जुडिशरी। कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि जजेज अपॉइंट जजेज, एक चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट का, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिल करके कॉलेजियम बनाते हैं। कॉलेजियम मतलब क्या हुआ, मतलब एक तरह का कमिटी जो सेम टाइप के लोग जो बनाते हैं कुछ काम के लिए, तो एक कॉलेजियम बनते हैं, और वही जो है जजेस का अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग ये रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट लगभग उस रिकमेंडेशन से बधी होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर डिले उले कर सकती है। इसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी की है उसने कोशिश किया था कि एनजीएसी बिल लाने का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको कि नल एंड वाइड जो है कुछ कोर्ट ने कर दिया था। वो 99th अमेंडमेंट था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट में है, तो फिर ले दे करके वही रह गया कि कॉलेजियम सिस्टम रह गया। इस क्वेश्चन को मैंने जो है बहुत डिटेल में एग्जाम गाइड में डिस्कस किया है, आप इसको देख सकते हैं। फेडरलिज्म जो है आपको पता है क्वाजाई फेडरल है, एसिमेट्रिक है, सेंटर को बहुत ज्यादा पावर है। इस पे क्वेश्चन है 2019 में, इंडिया इज ए क्वाजाई फेडरल स्टेट। ये के.सी. वेयर जो कि एक बहुत ही बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने ये लाइन कहा था। ये हर जगह पूछा जाता है, इंडिया इज ए क्वाजाई फेडरल स्टेट। क्वाजाई फेडरल मतलब आधा अधूरा, क्वाजाई मतलब आधा, आधा फेडरल है, ठीक है, ये कनाडा जैसा है। क्यों आधा फेडरल है, इसका भी मैंने काफी डिस्कस किया है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस पे काफी डिबेट हुई थी, उस समय पार्टीशन का आफ्टर मैथ था, होलोकास्ट था, लॉलेसनेस थी, तो उस समय सबको ये फील हुआ कि देखिए स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं हुआ तो इंडिया बिखर जाएगा, इसलिए इसको एसिमेट्रिक बनाया गया। 2021 में नील था, 2020 में नील था, 2021 में क्वेश्चन था एग्जामिन सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। कहाँ पे सिमेट्री है, कहाँ एसिमेट्री है, इसको मैंने पूरा डिस्कस किया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज। इससे 2021 में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 2 साल में जो क्वेश्चन है 2019 में है, डिस्कस द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस पे डिबेट हो सकता है क्या मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो गरीब गुरुआ सबल्टन को इन्होंने पावर दिया है, या वहाँ डीपली इंफ्लुएंस जो पहले से पावरफुल लोग थे, जमींदार एंड एरिस्टोक्रेट, उनको ज्यादा पावर दिया है। ये डिबेटेबल है। ये भी डिबेटेबल है क्या ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रश्रय देता है कि पार्टी पॉलिटिक्स और जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसको और इसने सोशल क्लीवेज को बढ़ाया है, ये सब डिबेटेबल है। 2021 में क्वेश्चन है व्हाट आर द अचीवमेंट एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। बहुत सारे शॉर्ट कमिंग है, मैंने अपने एग्जाम गाइड में क्रिटिकली इसको रिव्यू किया है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पंचायती राज इन इंडिया सिंस 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2021 में जैसा मैंने बोला कि ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको अभी भी आपको यही पूछा सकता है कि 73rd 74th अमेंडमेंट लागू होने का क्या बैकग्राउंड था, कैसे लागू हुई और उसके क्या शॉर्ट कमिंग्स रह गए, उसके क्या फीचर्स है, यही इस पे क्वेश्चन बनता है। फाइनल जो न्यू जो टॉपिक ऐड हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड नेशनल सिक्योरिटी लॉ। सॉरी, यहाँ पे पॉज होना चाहिए। 2019 में तो था ही नहीं, सिलेबस में तो हो ही नहीं सकता था। 2020 में इमरजेंसी प्रोविजन, व्हाट आर द मेजर इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द यूज एंड अब्यूज ऑफ इमरजेंसी पावर। आपको पता है कि जब मैंने बताया कि 3 तरह की इमरजेंसी पावर हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। उसमें से दो का फाइनेंशियल इमरजेंसी तो लगी नहीं है, नेशनल और स्टेट का मिसयूज हुआ है, खासकर स्टेट इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 के तहत है उसका तो ह्यूज मिसयूज हुआ है, सैकड़ों बार उसको यूज किया गया, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिकल गेन के लिए। 2021 में क्वेश्चन है critically analyze various preventive detention law in India and challenges posed by them to the civil rights of the system। इसको इस बार मैंने डिटेल में एग्जाम गाइड में डिस्कस किया है। So that's all before I say thank you. So dear students, thanks for watching. Good wishes.
और यदि आप गाइड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे है, आप इससे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये गाइड बहुत हेल्प करेगा। कोई प्रॉब्लम हो डाउनलोड करने में तो आप मेल करें, मेल आईडी यहाँ पे दी गई है। वेबसाइट पे भी जाके आप काफ़ी सारे पीडीएफ एंड मटेरियल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एक ब्रॉडकास्ट जैसा है, वहाँ आप न्यूज़ देख सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ उसका एक तरह के वहाँ पे मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ। ट्विटर पे तो आप मुझे डीएम भी दे सकते हैं, मेल भी मुझे करते हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ बहुत जल्द। जो है, यदि आप वो स्टूडेंट हैं जो दूसरे सेमेस्टर के, तो आप भरोसा रखिए कि आपके लिए हमेशा अपडेटेड एग्जाम गाइड कुछ समय पहले निकलेगी एग्जाम की, और ये 3 ईयर एनालिसिस भी आएगी। सो हैव ए नाइस टाइम, बाय।